Hello students, how are you all? I Anjali Sharma welcome you all to your own YouTube channel. और हम लोग यहाँ पे हमारे 30 डेज चैलेंज में कवर कर रहे हैं आपका क्लास 10th का केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों में। आज है हमारा डे 4 और पिछले 3 दिनों में हम लोग कवर कर चुके हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के सभी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। डे 1 में हम लोगों ने कवर किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डे 2 में हम लोगों ने कवर किया था डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डे 3 में हम लोगों ने कवर किया रिडॉक्स रिएक्शन। हम लोग यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट्स को ही क्लियर नहीं कर रहे हैं, मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन सभी टॉपिक्स को लेकर वो बता रही हूँ और साथ ही में मैं आपको बता रही हूँ कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने कवर करना है करोशन एंड रेंसिडिटी। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। आई टोटली अंडरस्टैंड कि फ़ोन आप लोगों के हाथ में रहता है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं, लेकिन अगर आप बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्कोर 95+ इन योर क्लास 10 केमिस्ट्री, तो आपको थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं 30 से 35 या ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 मिनट के लिए आपको जो अपनी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर टोटली इस तरह से इस वीडियो पर ध्यान देना है जैसे आप एक रियल क्लासरूम में बैठे हैं। अगर आप अपनी सभी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे, आई प्रॉमिस आपको एक बार भी फील नहीं होगा कि आप अपने रियल क्लासरूम में नहीं बैठे हो। बेनिफिट क्या है इस सीरीज़ को कंटिन्यूअसली देखने का, हमारे साथ कंटिन्यूअसली बने रहने का, कि आपको एक तो कंसेप्ट्स का क्लैरिटी मिलेगा, सेकेंड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या फिर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कहाँ से कैसा क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ। तो बस एक दिन में आपको 1.5 घंटा भी नहीं मैं कहूँगी, मतलब कि 30 से 35 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट डिवोट करने हैं 30 दिनों तक लगातार, और आपके क्लास 10th का केमिस्ट्री एकदम सॉलिड हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम जैसा मर्जी आए, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का टॉपिक करोशन। लेकिन आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट कि अगर कोई और भी पोस्ट आती है, कोई नई चीज़ हम लोग रिलीज़ करते हैं, तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, करोशन क्या है। अब जैसे कि आप देखते हैं, अगर हम लोग आयरन रॉड की बात करते हैं, जब भी हम कोई भी आयरन आर्टिकल खरीद कर लेकर आते हैं, नया होता है बिल्कुल, उसमें एकदम इतनी चमक रहती है। अब अगर आपने क्या किया, गलती से आपने आयरन रॉड को या कोई भी आयरन आर्टिकल आप खरीद कर लेकर आए हैं, उसे बाहर ऐसे ही पड़े रहने दिया मॉइस्चर में, एयर में, तो क्या होगा, धीरे 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 उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, जिसे कि कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है जंग लगना। जंग लग जाता है लोहे को। ये एग्जाम्पल है एक लोहा विच इज अ मेटल, आयरन की हम लोग बात कर रहे हैं जो कि एक मेटल है। अगर वो इसी तरह से ओपनली पड़ा रहेगा मॉइस्चर में, एयर में, तो धीरे धीरे जो उसकी चमक है खत्म होनी शुरू हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ खत्म होनी शुरू हो जाएगी, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का कोट आ जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं जंग या फिर रस्ट। ये प्रोसेस है हमारे पास करोजन की। तो करोजन बेसिकली क्या रहता है, जब भी किसी भी मेटल का सरफेस जो है धीरे 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 खराब होना शुरू हो जाए। क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि वो हवा के कांटेक्ट में आ गया, क्योंकि वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया, हवा में मौजूद जो यहाँ पे हार्मफुल गैसेस है वो उनके कांटेक्ट में आ गया। इस वजह से जो उसकी टॉप लेयर है वो खराब होनी शुरू हो जाती है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं करोशन। अब इसको हम लोग वर्ड्स भी लिख लेते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम इस चीज को। करोशन क्या है? करोशन इज द स्लो ईटिंग अप ऑफ द मेटल सरफेस। यहाँ पे जो ईटिंग वर्ड है, इट्स लाइक अ फ्रेज। ईटिंग अप मतलब जब कोई भी मेटल सरफेस खराब होने लग जाता है, उसकी टॉप लेयर खराब होने लग जाती है। द स्लो ईटिंग अप ऑफ द मेटल सरफेस, कब? कंडीशन बताएंगे, व्हेन इट कम्स इन द कॉन्टेक्ट, कि जब ये कॉन्टेक्ट में आएगा, व्हेन इट कम्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ एयर, moisture or other harmful
गैसेस, कि जब वो हवा के, मॉइस्चर के या कोई और हार्मफुल गैसेस के कांटेक्ट में आता है तो उसका जो टॉप लेयर है, जो मेटल सरफेस है, वो खराब होना शुरू हो जाता है। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं करोजन। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अब एग्जाम में मैं अगर कहूँ कि मतलब कि इतना सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज करोजन, ये हाईली एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर एग्जाम का लेवल बहुत ज़्यादा ही इजी रहने वाला है तब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ से हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो है 3 चीज़ों की करोजन। करोजन ऑफ आयरन, कॉपर एंड सिल्वर। ये 3 मैटर्स हैं जो कि आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करोजन ऑफ आयरन, कॉपर एंड सिल्वर। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे? जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर इनमें से किसी भी मेटल की, कि चाहे वो आयरन है, कॉपर है या सिल्वर है, अगर इनमें से किसी की करोजन होती है, अगर उसकी टॉप लेयर खराब होती है, तो उसके ऊपर जो करोजन के कारण जो परत आएगी उसका कलर क्या होगा। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब भी आयरन का कोई आर्टिकल है वो खराब होने लगता है तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का कोट आना शुरू हो जाता है। तो ये जो कलर है, कि उसके ऊपर जो कोटिंग आएगी वो किस कलर की आएगी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हियर द इम्पॉर्टेंट टर्म इज कलर ऑफ द कोटिंग, कि करोजन के कारण जो कोटिंग हो रही है उसका कलर क्या है। अब यही जो कोटिंग हुई है उसका कलर बता दिया, इसके बाद हमें उसका केमिकल नेम भी बताना है। इसी कोटिंग का हम लोगों को क्या बताना है, केमिकल नेम, एंड देन वी शुड नो द केमिकल फॉर्मूला एज वेल। कि अगर आयरन की करोजन हो रही है तो उस पर कोटिंग कैसी होगी, मैंने अभी आपको इस चीज़ का आंसर कर दिया है, दैट इज ब्राउन और रेडिश ब्राउन या रेडिश ब्राउन का कोट रहता है। अब उसका केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम क्या है ये चीज़ बतानी है। इस जो लेयर बनती है यहाँ पे उसे कहा जाता है रस्ट। रस्ट क्या कहते हैं उसको, आयरन के ऊपर करोजन के कारण जो लेयर आई है उसको कहते हैं रस्ट। रस्ट इज द कॉमन नेम, रस्ट इज द कॉमन नेम। अब इसका केमिकल नेम क्या है वो चीज़ हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला देखते हैं। केमिकल फॉर्मूला इज Fe2O3.XH2। मतलब ये आयरन की ऑक्साइड होती है, O3 Fe2O3 मतलब ये आयरन का ऑक्साइड है। .XH2O का मतलब है ये इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये जो परत बनी है ये हाइड्रेटेड है, इसके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो लूजली अटैच्ड हैं। जब भी हम लोग .XH2O लिखते हैं इसका मतलब रहता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लूजली अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल्स। और जिस भी किसी के साथ कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो, ऐसी चीज को, ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है कि ये कंपाउंड हाइड्रेटेड है। दैट कंपाउंड इज हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड वर्ड जो है वो वाटर के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इसका केमिकल नेम क्या हो गया, क्योंकि इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड है तो इसका केमिकल नेम हो गया हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अभी मैंने ये डिफरेंस आपको पहले भी बताया था। फेरिक आयन क्या रहता है, फेरिक आयन इज Fe3 पॉजिटिव आयन। फेरिक आयन किसको बोलते हैं, Fe3 पॉजिटिव को। इसी तरह से आयरन का एक और आयनिक फॉर्म होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फेरस आयन। फेरस आयन इज
टू पॉजिटिव आयन। तो अगर आयरन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे बोला जाता है फेरस आयन, अगर 3 पॉजिटिव हो तो उसे बोला जाता है फेरिक आयन। और ये जो रस्ट है, रस्ट में जो इसकी फॉर्म एग्जिस्ट करती है दैट इज Fe3 पॉजिटिव, और इसीलिए इसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड। इट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड वर्ड हमने क्यों यूज किया, क्योंकि इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो अटैच्ड है। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड, कोई भी ऐसा सॉल्ट जिसके साथ डॉट XH2O, डॉट X नहीं है जरूरी, कई बार 1 2 3 4 कोई नंबर भी रहता है, यहाँ पे कितने ही वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच रहते हैं, n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए सिंपल एक वेरिएबल दे दिया। और किसी भी सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो तो उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रेटेड। तो अभी तो मैंने इतनी बार, मैं क्यों बार बार ये चीज़ों को रिपीट करती हूँ, सो दैट मेरे बार बार रिपीट करने पर, उसे सुनने पर, जब आप उस चीज़ को सुन रहे हो तो वो आपको याद हो जाए। अभी आपको याद हो गया होगा बिल्कुल कि आयरन के ऊपर कौन से कलर का लेयर आएगा, ब्राउन, या उसको हम लोग कह सकते हैं रेडिश ब्राउन। कॉमन नेम क्या है उसका, रस्ट। कॉमन नेम क्या है, रस्ट। केमिकल फॉर्मूला क्या है, Fe2O3.XH2O। डॉट XH2O का मतलब क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, लूजली अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल्स। और कोई भी ऐसा सॉल्ट, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें डॉट डाल के कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच किए हो, उसे हम लोग हाइड्रेटेड बोलते हैं। तो इसलिए इसका केमिकल नेम क्या हो गया, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब आप देख सकते हो मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कितना ज्यादा स्ट्रेस देके बता रही हूँ आपको बार बार, बिकॉज इट इज हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और आए साल, गए साल, मतलब क्या रहता है, यहाँ पे बोर्ड्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता ही है। And once in a time we have observed a 5 marks question from this particular topic। तो क्वेश्चन क्या था कि एक पर्सन है, उस यहाँ पे पूरा का पूरा जो है आयरन के बारे में ही बात हो रहा था। एक पर्सन ने आयरन आर्टिकल पे रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग ऑब्जर्व किया जब भी उसने उस आर्टिकल को रखा इन द एयर एंड मॉइस्चर। बताइए कौन सा प्रोसेस हुआ, नेम द प्रोसेस, दैट इज करोजन। What corrosion is called in case of iron? corrosion को आयरन के केस में क्या कहते हैं। अब देखिए जब भी आयरन है, आयरन के ऊपर लेयर किसका आया, रस्ट का, तो corrosion in case of iron is called as rusting। corrosion in case of iron is called as rusting। and write the chemical name and chemical formula of rust। साथ ही में कहा गया कि chemical name और chemical formula बताइए रस्ट का। That's why I am putting on the stress over to this particular topic, और इसको आप नोट कर लीजिए। अभी हम लोग बात करते हैं कॉपर की। कॉपर के ऊपर जब भी करोजन होती है उसकी वजह से जो लेयर आती है उसका कलर रहता है ग्रीन। कॉपर के ऊपर जब भी कोटिंग आती है दैट इज ऑफ ग्रीन कलर। अब इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला इज CuCO3.CuOH whole twice। CuCO3.CuOH whole twice। अब इसका केमिकल नेम क्या है, दिस इज लाइक अ बेस, CuOH whole twice लाइक अ बेस। तो नाम पे क्या आएगा यहाँ पे, बेसिक। याद रख सकते हो बेस हम लोग किसको बोलते हैं, बेस वो होता है जिसमें OH नेगेटिव आयंस रहते हैं। तो यहाँ से इसके OH से आप याद रख सकते हो कि ये बेसिक आएगा, यहाँ पे बेसिक। Cu इज कॉपर एंड CO3 इज कार्बोनेट। तो इसका केमिकल नेम क्या हो गया, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये यहां से भी बोर्ड्स में क्वेश्चन आ चुका है दैट अ कॉपर कॉइन इज कवर्ड विद अ ग्रीन कोटिंग। कॉपर कॉइन बता दिए, मतलब कॉपर की बात करें, कहते जो कॉपर का कॉइन है उसके ऊपर ग्रीन कलर का कोटिंग आ चुका है, उस कोटिंग का केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला बताइए। तो केमिकल फॉर्मूला इज CuCO3.CuOH whole twice एंड द केमिकल नेम इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और साथ में यही क्वेश्चन जोड़ दिया जाता है दैट व्हाई डज दिस हैपन, कि ऐसा क्यों हुआ, और write the name of the process behind this thing and the process is corrosion।
इसी तरह से सिल्वर, अभी आपने बहुत ही कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा दैट जो सिल्वर की चीज़ें होती हैं, चाहे सिल्वर के स्पून हो गए या सिल्वर के कोई ऑर्नामेंट्स हैं, अगर वो ज़्यादा समय तक पड़े रहते हैं तो वो काले पड़ जाते हैं। सिल्वर ऑर्नामेंट्स टर्न ब्लैक। अब ये क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि उनके ऊपर लेयर आ जाता है सिल्वर सल्फाइड का। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर जो लेयरिंग आती है वो रहती है ब्लैक कलर की। क्यों रहती है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड द फॉर्मूला इज Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, PHIDE। ये चीज़ याद रखना, सिल्वर सल्फाइड Ag2S। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल जो है आप लोगों के लिए रेडी हो गया है। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक नोट कर लीजिए। अभी हम लोग बात करते हैं that what are the harmful effects of corrosion, कि जो corrosion है उसके harmful effects क्या हैं। और यहाँ इस टॉपिक से भी CBSE में क्वेश्चन आ चुका है that discuss the harmful consequences of corrosion और what are the consequences of corrosion, कि आपको corrosion के कारण क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उन्हें डिस्कस करना है। सबसे पहले तो देखिए कि जो भी आर्टिकल है जिसकी corrosion हो रही है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में आयरन आर्टिकल की बात की, एक है रॉड, एक आयरन आर्टिकल है, आयरन रॉड है बिल्कुल नहीं है, और एक है जिसके ऊपर जंग लग चुका है, जिसकी corrosion हो चुकी है। अब आप बिल्कुल ध्यान से कंपेयर करके देखिए, दोनों की सबसे पहले तो शाइन बराबर नहीं रहेगी। देयर इज लॉस ऑफ लस्टर एट फर्स्ट, की जो चमक है करोजन की वजह से ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से अगर हम लोग सिल्वर ऑर्नामेंट्स की भी बात करते हैं, सिल्वर ऑर्नामेंट्स जो बिल्कुल नए हैं वो एकदम, उनमें कितनी ज़्यादा चमक है, लस्टर है उनमें, लेकिन वही जिनकी करोजन हो चुकी है, जिनके ऊपर सिल्वर सल्फाइड का लेयर आ चुका है, काले पड़ चुके हैं, उनकी चमक जो है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़, दैट इज लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एज वेल, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब जब ही करोजन हो जाती है उसके बाद जो मेटल है वो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं रहता। वही अगेन एग्जांपल हमारे उसकी दैट आयरन रॉड की, नया है, मजबूत है, उसकी करोजन हो जाएगी, उसके ऊपर जंग लग जाएगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो अब यहीं से और सोच के देखिए कि अगर हम लोग यही चीज़ें जो है ब्रिजेस के केस में हम लोग कंसिडर करके देखें कि वहाँ पे जो गार्डर्स वगैरह रहते हैं वो रहते हैं आयरन के, अगर उनकी बार बार मतलब कि लगातार उनकी करोजन होने पर वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं, अगर वो पूरा का पूरा ब्रिज है वो कोलैप्स हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान होगा। तो करोजन की वजह से जो डिस्ट्रक्शन है, भारी नुकसान हो सकते हैं, सच एज डिस्ट्रक्शंस। और डिस्ट्रक्शन की वजह से मतलब कि जो एक्वाटिक लाइफ है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, जो ह्यूमन लाइफ है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो ये जो है इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। नाउ द थिंग इज, हाउ कैन वी प्रिवेंट करोजन, हाउ कैन वी प्रिवेंट इट, प्रिवेंशन ऑफ करोजन। ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट करोजन को प्रिवेंट किस तरह से किया जा सकता है, रोका कैसे जा सकता है। अब यहाँ से बहुत ही सिंपल तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। सिंपल तरह के क्वेश्चंस इस तरह से बन सकते हैं, व्हाट इज करोजन, राइट और डिस्कस इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स एंड ऑल्सो राइट द मेथड्स टू प्रिवेंट इट। इसको प्रिवेंशन के मेथड भी बताइए। तो प्रिवेंशन में सबसे पहला है हमारे पास ऑयलिंग और ग्रीसिंग। अगर हम लोग किसी आर्टिकल की ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, तो वो डायरेक्टली जो है, अब सिंपल सी चीज़ है, जी हमारे पास कोई आर्टिकल है, इसके ऊपर हमने कोटिंग कर दी, चाहे ऑयल का है, ग्रीस का है, तो ये जो आर्टिकल है डायरेक्टली हवा या मॉइस्चर के कांटेक्ट में तो आएगा नहीं, तो उसके जो हमारे पास करोजन है उसको कुछ हद तक रोका जा सकता है। सिमिलर वे में पेंटिंग, अगर पेंट लगा दिया जाए, पेंट कर दिया जाए ऑब्जेक्ट को, तभी भी उसकी करोजन को रोका जा सकता है। इसके अलावा है हमारे पास एलॉइंग, एलॉयज बनाना।
अब यहाँ पे आप लोग कंपेयर कीजिए आयरन एंड स्टील को, स्टील और वी कैन से स्टेनलेस स्टील। आयरन है उसका करोजन बहुत ही जल्दी होता है, बहुत ही आसानी से होता है, लेकिन स्टील जो कि इसी का एक अलॉय है, स्टेनलेस स्टील, इनकी करोजन जो है वो इतनी आसानी से नहीं होती। अब ये जो अलॉइंग का कंसेप्ट है, ये जो अलॉइंग की बात है, ये भी एक अच्छा तरीका है करोजन को रोकने का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये टर्म बहुत अच्छी है और यहाँ से सीधा ही एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है कि जो भी मेटल है, मेटल के ऊपर एक परत लगा दी जाती है, कोटिंग लगा दी जाती है जिंक की। सो कोटिंग मेटल विद जिंक, मेटल को जिंक के साथ कोट करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन से जब हमने जिंक की कोटिंग लगा दी, अगेन मेटल जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा एयर या मॉइस्चर के, और जो करोजन होनी है, जो खराब होगा वो जिंक हो जाएगा लेकिन मेटल नहीं होगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का के जैसा ही हमारे पास एक और प्रोसेस है विच इज कॉल्ड एज एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में क्या रहता है कि जो भी मेटल है, मेटल के ऊपर लेयर लगा दी जाती है एल्यूमिनियम की। मेटल के ऊपर किस चीज़ की लेयर लगा दी जाती है, एल्यूमिनियम की। अगर जिंक की कोटिंग करी तो गैल्वेनाइजेशन, अगर एल्यूमिनियम का कोटिंग करा तो दैट इज गोइंग टू बी द एनोडाइजिंग। इस तरह से याद रख लीजिए, ए फॉर एनोडाइजिंग, ए फॉर एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम का कोट लगाना। अब दोनों का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, चाहे हमने एल्यूमिनियम के साथ कोट किया, चाहे हमने जिंक के साथ कोट किया, दोनों जब भी हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो इनका ऑक्साइड बन जाएगा। जिंक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, हवा में प्रेजेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो ये बन गया जिंक ऑक्साइड। जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो ये बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब ZnO एंड Al2O3। अब ये इनकी खास बात है कि ये जो जिंक ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, दे बिहेव एज प्रोटेक्टिव लेयर्स। ये चीज आपको याद रखनी है, दैट जिंक ऑक्साइड, ZnO एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, they both behave like protective layers। प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करते हैं, ये ना खराब होते हैं खुद और ना ही मेटल को खराब होने देते हैं। तो इसी तरह से अगर हम लोग मेटल के ऊपर जिंक का कोटिंग लगा दें गैल्वेनाइजेशन, मेटल के ऊपर एल्यूमिनियम का कोटिंग लगा दें तो एनोडाइजिंग। होगा क्या, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब इनका तो है प्रोटेक्टिव नेचर, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, मतलब ये रिएक्टिव नहीं है ज़्यादा, ये नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव होने के कारण ये जो है मेटल को, जो यहाँ पे इनके अंदर जो मेटल है, ये इन्हें भी खराब होने से बचा लेते हैं। सो दीज आर द वेरियस मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग द करोजन। आप इसे भी पहले नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं रेंसिडिटी। ओके, रेंसिडिटी क्या है? अभी गर्मियों के मौसम में क्या रहता है, जब भी कोई भी हम लोग सब्जी बनाते हैं उसको अगर हम लोग ऐसे ही पड़ा रहने दें ज़्यादा टाइम तक हाई टेम्परेचर में, तो उसका जो स्मेल है चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, मतलब जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। जब भी गर्मियों के मौसम में हाई टेम्परेचर पर जो हमारा ऑयल कंटेनिंग फूड है, जैसे सब्जियां वगैरह होगी, जो कोई भी फूड जिसमें ऑयल है या फैट है, उसमें फाउल स्मेल आनी शुरू हो जाती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है। इसी चीज़ को कहा जाता है रेंसिडिटी। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? रेंसिडिटी। सो व्हाट हैपेंस इन रेंसिडिटी, दैट व्हेन ऑयली और फैट कंटेनिंग फूड
comes in the contact of oxygen at high temperature। मतलब जब ये ऑयल कंटेनिंग या फैट कंटेनिंग फूड का ऑक्सीडेशन होता है, हाई टेम्परेचर में होता है, एट दैट टाइम इट्स स्मेल एंड टेस्ट बोथ चेंजेस एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, दैट व्हाट आर द कंडीशंस दैट लीड्स टू रेंसिडिटी। कंडीशंस लीडिंग टू रेंसिडिटी। रेंसिडिटी लीड करने वाली कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले हम लोगों ने क्या बताया कि फूड जो है, ऑयल कंटेनिंग फूड जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा। मतलब जो फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, सो द कांटेक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ द ऑयली फूड, दिस इज अ मैंडेटरी कंडीशन। दैट द कंडीशन इज व्हेन ऑयल और फैट containing food comes in the contact of oxygen। एंड नंबर 2, दूसरी चीज हम लोगों ने बोली हाई टेम्परेचर। बार बार हम लोग ये कह रहे हैं, गर्मियों की बात कर रहे हैं, गर्मियों के मौसम की। सर्दियों के मौसम में सब्जियां ज़्यादा जल्दी खराब नहीं होती क्योंकि एक कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही, दैट इज द हाई टेम्परेचर। तो रेंसिडिटी होने के लिए ये दो कंडीशंस जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं कि जो ऑयल कंटेनिंग फूड है सबसे पहले तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब भी आ जाए तब, और दूसरा जो टेम्परेचर है वो हाई हो तब, तभी जो है रेंसिडिटी का जो पूरा केस है वो अराइज होता है। यहाँ से एक और अच्छा क्वेश्चन जो है वो ये बनता है दैट व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मेथड्स क्या हैं, रेंसिडिटी के प्रिवेंशन मेथड्स क्या हैं? देखो सिंपल सी बात है, अगर आप समझ लेते हो कि कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से रेंसिडिटी हो रही है, तो आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो कि रेंसिडिटी को हम लोग बचा कैसे सकते हैं। अब रेंसिडिटी होने के लिए एक जो सबसे बड़ी कंडीशन यहाँ पे लग रही है वो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ कॉन्टेक्ट ही खत्म कर दें तो क्या रेंसिडिटी होगी? बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट को ख़त्म करना है। कैसे कर सकते हैं हम लोग? एक तो हम लोग एयर टाइट कंटेनर्स यूज कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर्स कैन हेल्प प्रिवेंटिंग द रेंसिडिटी। दूसरा, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट कम करने के लिए और हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हैं। यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज कर सकते हैं जो कि ऑक्सीडेशन को कम करने में, एंटी मतलब ऑपोजिट, एंटीऑक्सीडेंट्स जो ऑक्सीडेशन को रोकें। और यहाँ पे हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स की एग्जांपल्स क्या हैं? BHA and BHT। BHA and BHT, these are two important antioxidants। Antioxidants इनके full form क्या है? It is B stands for butylated hydroxy, H stands for hydroxy। तो दोनों में butylated hydroxy तो ज़रूर आएगा क्योंकि दोनों में ही BH है। फ़र्क क्या है A और T का? BHA means butylated hydroxy anisole and BHT means butylated hydroxy toluene। तो ये जो दो हैं हमारे पास, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनका यूज़ करके हम लोग ऑक्सीजन
का जो कॉन्टेक्ट है उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो बेसिक सी बात ये है, इनको यूज़ करके, इन एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज़ करके हम लोग ऑयल या फैट उनकी ऑक्सीडेशन को रोक सकते हैं। इसके अलावा और क्या रीज़न था? हाई टेम्परेचर्स, ज़्यादा टेम्परेचर होना, इसकी वजह से जो है वो रेंसिडिटी होती है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के हम लोग सिंपल सी चीज़ है, रेफ्रिजरेटर का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें टेम्परेचर लोअर रहेगा। और ये चीज़ आप भी ऑब्जर्व करते हो, जब भी आपका कोई भी ऐसे खाना है, कुछ सब्ज़ी वगैरह है, जब आप उसको फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं एयर टाइट कंटेनर में, तो वो ज़्यादा समय के लिए चलती हैं, ज़्यादा जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं। सो दिस इज़ हाउ वी प्रिवेंट रेंसिडिटी। सो इसमें एक और क्या आ सकता है? यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर, कि रेफ्रिजरेटर्स का अगर हम लोग यूज़ करेंगे तभी भी रेंसिडिटी को हम लोग रोक सकते हैं। एक और पॉपुलर मेथड है यहाँ पर नाइट्रोजन शावर्स का। तो जो भी हमारे पास ऐसा फूड होता है लाइक चिप्स, इन्हें नाइट्रोजन शावर्स में फ्लश किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में इनर्ट है, रिएक्ट नहीं करते हैं, और इसी वजह से जो चिप्स हैं वो ज़्यादा समय तक चल जाते हैं, पैकेट्स में वो स्टेल नहीं होते। तो यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, दैट वाई आर पोटैटो चिप्स फ्लश्ड विद नाइट्रोजन शावर्स? And the answer is to avoid rancidity. So guys, that was all for today's video. और हम लोगों ने आज कवर कर लिया है करोशन और रेंसिडिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और किस तरह के क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, वो भी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि जब भी दिसंबर में एग्ज़ाम आए तो आप लोग फुली प्रिपेयर्ड हो अपनी केमिस्ट्री को लेकर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको कंसेप्ट्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो आज तक जितना भी हम लोगों ने कर लिया है आप उसे रिवाइज कीजिए। प्रीवियस वीडियोस के जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और जो अदर वीडियोस हम लोग अपलोड कर चुके हैं सभी की प्लेलिस्ट, चाहे वो फिजिक्स के चैप्टर हैं, बायोलॉजी के चैप्टर हैं, जितने हम लोगों ने अपलोड करे हुए हैं, केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं, उन सभी के जो लिंक्स हैं प्लेलिस्ट के, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो टॉपिक आपको अगर मान लीजिए कोई पहले करना है तो आप उसे भी कवर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज कीजिए अच्छे से, और जहाँ से आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।